आपका उपेंद्र। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने यूपी की बची हुई 12 सीटों में से 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी में मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर, गाजीपुर से पारसनाथ राय, बलिया से नीरज शेखर, प्रयागराज से नीरज त्रिपाठी, फूलपुर से प्रवीण पटेल को, मछली शहर से बीपी सरोज और कौशाम्बी से विनोद सोनकर को टिकट दिया है। बीजेपी ने अपनी 10वीं लिस्ट में 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, लेकिन अब भी 5 सीटों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई। जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है वो हैं भदोही, देवरिया, फिरोजाबाद, कैसरगंज और रायबरेली। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जैसा आपने अभी मेरे परिचय में कहा कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं था। सक्रिय राजनीति में नहीं थे, उसके कई कारण थे। पहली बात तो पिताजी इसके थोड़ा सा विरोध में रहते थे। उसके बाद मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल हो गया, तो उस पद की वजह से मैं सक्रिय राजनीति में नहीं आ सकता था। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और पिताजी के आशीर्वाद से, जो हमारे पुराने यहाँ के बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं और बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। और बीजेपी ने मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर पर भरोसा जताया। वहीं अखिलेश यादव ने जयवीर सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पार्टी ने हारने के लिए भेज दिया है। सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मैनपुरी से मंत्री जयवीर सिंह जी को टिकट दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको मैनपुरी से प्रत्याशी बनाया गया है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ बोला जाता है, किस तरह इस गढ़ को भेदेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से पार्टी हाईकमान ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, निश्चित रूप से उस पर खरा उतरने का प्रयास होगा। और यही गढ़ था मैनपुरी सदर विधानसभा, जहां से मैं एमएलए हूं। वो भी अवैध किला रहा था। कभी बीजेपी वहां नए परिसीमन के बाद नहीं जीती थी। पहली बार उस अवैध किले को भेजने का काम जयवीर सिंह ने किया है। तो मैं समझता हूं ये किला भी ढहाया जाएगा और निश्चित रूप से कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अखिलेश यादव से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि आपको हारने के लिए भाजपा ने भेजा। चलिए, अब ये तो परिणाम बताएगा कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन निश्चिंत रहिए कि इस बार वहां भगवा फहराएगा, कमल खिलेगा। समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, विजन डॉक्यूमेंट, उस पर क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश पर बहुत बार राज किया है। चाहे आदरणीय मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री काल कई बार के रहे हों, या 12 से 17 के बीच में अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने गुंडई, अपराध, माफियागर्दी, दंगा, अपहरण, लूट, फिरौतियों का दंश झेला है, तो मुझे लगता है किसी इनके ऊपर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। जनता विश्वास करेगी आदरणीय मोदी जी की 10 साल की उपलब्धियों पर, जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर, और जनता विश्वास करने जा रही है आदरणीय योगी जी के 7 साल के सुशासन पर, कानून व्यवस्था पर। और मैं समझता हूं कि अखिलेश जी का जो कार्यकाल रहा उसमें जिस तरीके से कुशासन रहा, तो इन्हें बजाय घोषणा पत्र के प्रायश्चित पत्र जारी करना चाहिए कि ये इसके लिए जो भी हमारे कार्यकाल में गलतियां हुई उसका हमें प्रायश्चित है, तो शायद जनता माफ कर दे। तो इन्हें बजाय घोषणा पत्र के प्रायश्चित पत्र जारी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमसे जनता पार्टी ने पहले भी समाजवादी पार्टी के गढ़ को भेदा है और इस बार भी चुनाव में उसी तरह के परिणाम आने वाले हैं। समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ये तो कहीं ऐसा तो नहीं लाखों से हराने के लिए उन्हें भेज दिया हो, जो आदमी पहले से ही डर रहा हो। यूपी के पर्यटन मंत्री को मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी घोषित करने के बाद सियासी हलचल तेज है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव का कहना है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है, समाजवादी पार्टी की तैयारी पक्की है। अच्छी बात है कि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लगातार ये बातें आ रही थी, विपक्ष की तरफ से भी आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा वर्तमान सांसद के, इसलिए लेट हो रहा है। तो क्या लग रहा था आपको कैंडिडेट चयन में उनको दिक्कत हुई? ये तो उनकी पार्टी का विषय है, तो आप उन्हीं के लोगों से जाके पूछिए।
समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। अखिलेश यादव ने 20 पन्ने के घोषणा पत्र में 2025 तक जातिगत जनगणना कराने का वादा किया। किसानों को एमएसपी स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत दिलाने का वादा किया है। साथ ही एमएसपी को कानूनी गारंटी के रूप में देने की बात कही है। सिंचाई को मुफ्त करने की घोषणा की। साथ ही अपने घोषणा पत्र में एसपी ने कर्ज माफी, नई मंडी बनाने की बात कही। युवाओं के लिए घोषणा करते हुए समाजवादी पार्टी ने मनरेगा की मजदूरी 450 करने की बात कही और सभी रिक्त पड़ी वैकेंसीज को भरने की बात कही। इस विजन डॉक्यूमेंट में समाजवादी पार्टी और हम सब का मानना है अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती एक बार फिर से शुरू की जाने का काम होगा। और डर तो ये है कि अगर बीजेपी के लोग दोबारा आ गए, अभी तो आर्मी में ये किया है 4 साल की नौकरी, हो सकता है उत्तर प्रदेश में पुलिस पीएससी की जो नौकरी है वो 3 साल की कर दें। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस को शरिया मंजूर, यूसीसी नहीं, ये कहा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थाईलैंड की तस्वीर लगी है। उन्होंने ये भी बात कही। कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज भी कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ होना चाहिए, यूसीसी नहीं होना चाहिए। भाई और बहनों, वो तो छोड़िए, वो अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं, ऊपर तस्वीर थाईलैंड की लगाते हैं। पूरे भारत में एक भी तस्वीर नहीं मिलती इनको, थाईलैंड की तस्वीर लगाते हैं। मगर क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि राहुल बाबा बार बार वहां वैकेशन करने के लिए चले जाते हैं, वैकेशन करने के लिए। उधर कश्मीर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं हैं। जो एक्सीडेंटल हिंदू थे, उन्होंने प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण पर ही प्रश्न खड़े कर दिए। पहले लोग अपने आप को हिंदू बोलने में भी संकोच करते थे। और बहनों और भाइयों, अयोध्या का नाम लेने पे तो लोग डरते थे। मुझे याद है जब मैं 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना तो मैं अयोध्या चला गया। लोगों ने कहा, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, क्यों? कहा कि अयोध्या जाने से आपको मालूम है तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे तो क्या मैं अपनी आस्था के साथ और जन आस्था के साथ खिलवाड़ कर दूं क्या? ये वोट बैंक के लिए नहीं हो सकता है। हमने कहा, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के आयोजन की तैयारी करो। और बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार बनती है तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त हो जाता है। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना, क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती क्या? बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने तो कहा था कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। जो एक्सीडेंटल हिंदू थे वे राम और कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा कर दिए थे। सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को मालूम है कि लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर पटाखा भी फूटे तो पाकिस्तान माफी मांगता है। करेंगे बदलते हुए भारत को। ये जो नया भारत है, बहनों और भाइयों, इस नए भारत को आज आप देख रहे होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस भारत में भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी है। दुनिया के अंदर आज भारतवासी कहीं भी जाता है, लोग बड़े सम्मान के साथ उसकी ओर देखते हैं। आज भारतवासी दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति, कोई घुसपैठ करके हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाए ना तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है
अगर कुछ हो गया तो फिर उसको लेने के देने पड़ेंगे। और बहनों भाइयों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो ऐसे होता है। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके यहां के आतंकवाद की समस्या का समाधान, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान हो गया। सुरक्षा की बेहतर स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, कई हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, आईआईटी, आईएम, मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसी सौगात आज देश को प्राप्त हो रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए नए केंद्र बन रहे हैं, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, बेहतरीन माहौल में भारत आगे की ओर बढ़ रहा है। और यही नहीं, इन सब स्थितियों को ध्यान में रखने के साथ ही गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई सानी नहीं। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।